नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 24 जुलाई 2023 और आज आपका जो है सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा जी। छांटने काटने की जरूरत नहीं, जैसे बताऊंगा वैसे ही एग्जाम में आएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न अमित जी भेजे हैं और इन्होंने जो है व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजा है कि 18 क्वेश्चन बनाए, काफी हेल्प हुआ है ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक भैया आपको, है ना। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित का मिलान करें। आपको 3 दिया गया था, विद्युत धारा, कैपेसिटर और मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 चीज दिया गया था और हमें 4 दिया गया था लेकिन 3 बताया इन्होंने। और 3 में आपका ऑप्शन दिया गया था एम्पायर, फेराइड, टेस्ला। तो भैया विद्युत धारा का एम्पियर होता है, सब दिन ए लिख के बताया। और ये किससे लिया जाता है ये भी बताया मैं। तो ये अमीटर से मापा जाता है और अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। आने वाले समय के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, कैपेसिटर संधारित्र फेराइड होता है और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। तो तीनों का मैच कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में। विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। ओम को किस प्रकार से इंडिकेशन है, मतलब इस प्रकार से साइन होता है ओम का। और प्रतिरोधकता का मात्रक जब बोलेगा तो आपको ओम मीटर आंसर देना है। देखिए यहीं पे बच्चे गलती कर लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है लेकिन जैसे ही प्रतिरोधकता बोला आपसे तो आपको ओम मीटर आंसर करना है, ना कि ओम आंसर करना है। ये पहले से सचेत करवा रहा हूं एग्जाम में गलती होने से। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपसे जो है ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के नृत्य डांस का शाब्दिक अर्थ उबालना होता है। देखिए भैया अभी बताया हूं, जिस दिन प्रैक्टिस सेट में मैंने ये बता रहा था कि पोंगल के तीसरे दिन को क्या कहते हैं, उसी दिन पहला स्टार्टिंग लफ्ज मेरा था कि पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है भाई उबालना। क्या होता है? उबालना, ठीक है। और ये कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। किस त्योहार के अवसर पे? मकर संक्रांति के अवसर पे। मकर संक्रांति के अवसर पे, है ना। मकर संक्रांति किस महीने में होती है? जनरली 14 या 15 जनवरी को होती है। उसी समय गुजरात में आप उत्तरायण मनाते हो, है ना। बहुत सारे जगह पे अलग अलग नाम हो जाता है। मकर संक्रांति में मकर बिलक्कू केरला में कहते हैं इसे, है ना। तो भाई उसी समय मनाया जाता है। तो पोंगल 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 दिन तक मनाई जाती है और अलग अलग दिन के अलग अलग नाम है। मैंने ये भी बताया था। तो ये आपका राइट आंसर पोंगल हो जाएगा कि भाई इसका अर्थ जो है उबालना होता है, ठीक है। इनके अलावा ऑप्शन में बिहू और रज दिया गया था। रज पर्व जो है आपका समझते ही है, ये जो है ऐसा समझा जाता है कि धरती माता को जो है मासिक धर्म आए हैं, ऐसा वाला रज पर्व मैंने ये भी बता रखा है। इसके अलावा बिहू जो है ये आपके असम में 3 टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। एक आपका नव वर्ष के रूप में, एक आपका होली के बाद में और एक आपका अक्टूबर महीना में। तो ये बात भी आपको बता रखे हैं, है ना। इनके अलावा पोंगल जो है ये तमिलनाडु के प्रमुख त्योहारों है जो मकर संक्रांति के समय मनाए जाते हैं। मैं बता ही दिया। यह 4 दिनों तक चलती है जिसका शाब्दिक अर्थ उबालना होता है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मोट्टू पोंगल, कुन्नू पोंगल, इस प्रकार से जो है इनका नाम है। इसलिए मैंने बताया है कि पोंगल में सूर्य भगवान की, भगवान इंद्र की और गाय की पूजा होती है। तो ये बात, तीनों बात ध्यान रखेंगे। बिहू असम की प्रमुख त्योहार है, 3 बार मनाई जाती है साल में। तीनों का मैंने समय बता दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके लिए है। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन बुक लेकर के आया हूं। ये बुक डॉक्टर आर एस अग्रवाल के द्वारा लेटेस्ट रिलीज किया गया है। इस बुक में आपको 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी गिवन है। अगर इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो ये जो टेस्ट कोच एप्लीकेशन है, यहाँ से ये बार कोड को आपको जो है स्कैन करना है, आपको मिल जाएगा और फ्री में आप टेस्ट भी एक्सेस कर पाएंगे। इस बुक के अंदर जो है सेक्शन बांटा गया है कि भाई सीजीएल एमटीएस के लिए किसको कौन से सेक्शन आपको अटेंड करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये लेटेस्ट अपडेटेड है, 2023 तक के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और ये बुक जो है आपका बाइलिंगुअल बनाया गया है। इसके अलावा इसी प्रकार का इनका एक बुक है एसएससी इंग्लिश के लिए। इसमें भी आपको 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू मिल जाते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो ये बार कोड को स्कैन करना है आपको टेस्ट कोच ऐप से। और ये बुक भी डॉक्टर आर एस अग्रवाल के द्वारा ही रिलीज किया गया है, लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें भी आपको 2023 तक के क्वेश्चन अपडेटेड मिलेंगे। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, है ना। इनके अलावा जो एक और इनका पुस्तक रिलीज हुआ है हाल ही में, ये है रीजनिंग के पुस्तक भी इसी प्रकार से 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए बार कोड की फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा सभी ट्रिक को शॉर्ट में समझाया गया है। और सबसे जो बेहतरीन बनाता है इन बुक को कि भाई सेक्शन वाइज में बांटा गया है। जो मैं पहले ही बताया कि इनको अगर आप मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको वो वाली सेक्शन जो है ज्यादा फोकस करना है।
तो ये बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जो है ये बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फीफा 2022 कहाँ हुआ था, आपसे पूछा गया है। सब दिन बताते हैं भाई, फीफा 2022 कहाँ है? कतर के अंदर हुआ है। कौन जीता है? अर्जेंटीना। कौन उपविजेता रहा है? फ्रांस। आगामी फीफा 2026 वाला कहाँ होगी? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जो है आपका सम्मिलित रूप से कराए जाएंगे। अभी जो आगामी समय में आपका इंपोर्टेंट है, इसके लिहाज से महिला फीफा 2023 करंट सेक्शन से इंपोर्टेंट हॉट रहने वाला है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होने वाला है। फीफा की स्थापना जो 1904 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ पे है? जूरिक के अंदर है। पिछले फीफा यानी जो कतर में आपका 2022 में हुआ, इसमें 3 पुरस्कार, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स, इन तीनों का नाम मैंने आपको रटा दिया है। गोल्डन बॉल मेसी है, गोल्डन बूट जो है किलियन एम्बाप्पे है और गोल्डन ग्लव्स जो है इमिलियानो मार्टिनेज है। तो इन तीनों को भी ध्यान रखेंगे। रैयतबारी व्यवस्था सबसे पहले कहां पर लगाया गया था? तो रैयतबारी व्यवस्था जो है ये आपके मद्रास प्रेसिडेंसी 1792 में जो है लगाया गया था। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि भाई रैयतबारी व्यवस्था की जो है भारत में शुरुआत करता या भारत में जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है भैया थॉमस मुनरो को कहा जाता है। देखिए मुनरो से जो है बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं, है ना। तो भाई थॉमस मुनरो, इसी प्रकार से एक आपका हेक्टर मुनरो, किधर गया भाई? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो ने भाग लिया था। हेक्टर मुनरो, तो थॉमस मुनरो और हेक्टर मुनरो, इन दोनों मुनरो को जरूर ध्यान रखेंगे। तो थॉमस मुनरो जो है ये आपका रैयतबारी व्यवस्था के जनक हैं और हेक्टर मुनरो जो है ये बंगाल के बक्सर का जो युद्ध हुआ था ना 1764 में, है ना, अपने इंडिया की तरफ से 3 आदमी की सेना, अवध की नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल शासक की सेना, और उधर से अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखेंगे। ये पीडीएफ में मैं लिख के दे दूंगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। इनके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का कप्तान कौन था, या फिर अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 का कप्तान कौन था? इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन सा पूछा गया था। ठीक है, बहरहाल मैं यहाँ पे आपको दोनों आंसर देने वाला हूं और दोनों बता रखा हूं। ठीक है, और ये भी मैं बताया था कि भाई यही वर्ल्ड कप जीतने के कारण आईपीएल में जो है 3 खिलाड़ी को सिलेक्शन कर लिया गया है। 3 खिलाड़ी को जो है खरीद लिए गए हैं। एक तो दिल्ली खरीदा था और 2 आपका चेन्नई खरीदा था, है ना भाई, ये भी बताया था मैंने। इसके अलावा जो अगर आप पुरुष वाले की बात कर रहे हैं तो पुरुष वाला अगर पूछा गया होगा तो आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था पुरुष वाला, 23 में हुआ है महिला वाला। ठीक है, तो हमको ज्यादा लग रहा है कि 22 वाला पूछा गया होगा। तो 22 वाला वेस्ट इंडीज में हुआ है, इसके कप्तान कौन थे? यश धूल थे। और विजेता कौन रहे थे? तो भारत विजेता रहे थे 5वां टाइम। कितना बार? 5वां टाइम। ये चीज काम आ जाएगा जी, याद रखिए 5वां टाइम। ये 5वां जो है ट्रॉफी है आईसीसी अंडर 90 का, मतलब भारत के लिए। ठीक है, इनके अलावा आईसीसी अंडर 90 महिला वाली बात करेंगे तो ये 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ है और इसके कप्तान शेफाली वर्मा रहे हैं। शेफाली वर्मा जो WPL में भी आपको दिखे होंगे। इनके अलावा आईसीसी अंडर 90 जो महिला वाला हुआ है ये फर्स्ट एडिशन था और पहले ही बार भारत जीत गया। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। तो यहां से इंग्लैंड आपके लिए इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा आने वाले दिन में कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप अंडर 90 वाला 2023 में के उपविजेता कौन है? तो इंग्लैंड बताइएगा और विजेता कौन है? तो भारत बताइएगा। ठीक है, कप्तान कौन थे? शेफाली वर्मा, राइट। इसके अलावा आपसे पूछ लिया है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित नहीं, अच्छा भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित नहीं है, ऐसा पूछा गया। ठीक है, भारत के पूर्वी क्षेत्र नहीं, पश्चिमी क्षेत्र में यानी वेस्टर्न रीजन में जो है कौन सा बंदरगाह जो है आपका नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो हल्दिया और कांडला हमें ऑप्शन में मिले हैं, तो यहां से मैं हल्दिया को पिक करूंगा क्योंकि हल्दिया जो है पूर्वी तटीय बंदरगाह। और आपसे पूछा गया कि कौन सा पूर्वी तटीय नहीं है, वो बताना है। ठीक है, अरब सागर में जो भी बंदरगाह होते हैं, मैंने आपको बताया है कि भाई अरब सागर में जो भी बंदरगाह होते हैं वो पश्चिमी घाटीय बंदरगाह कहलाते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के बंदरगाह कौन हो जाएंगे? कांडला, मुंबई, ये सब अरब सागर में स्थित बंदरगाह है। इनके अलावा हल्दिया जो है भारत के पूर्वी बंदरगाह है जो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वाटर मार्ग है ना, वाटर हाईवे 1 जो है ना, ये आपका हल्दिया से प्रयागराज को जोड़ता है या फिर प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पूर्व तटीय बंदरगाह के कुछ उदाहरण जैसे चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता, ये सब पूर्व तटीय बंदरगाह के उदाहरण है। मैंने अभी भी बता दिया भैया राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। इसके अलावा कांडला बंदरगाह भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे बंदरगाह के रिलेशन में एग्जामिनर कर लेता है, कई दफा किया है कि भारत में सबसे अधिक आयरन ओर जो है लौह अयस्क जो है ये किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो आपका आंसर मारमा गोवा,
मारमा गोवा बंदरगाह से जो है सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विटामिन और खनिज का शरीर में मुख्य काम क्या है? देखिए सब दिन बताता है ना, यहां तक कि मैं कमेंट में भी पूछ लिया था कि भाई शरीर में विटामिन का क्या काम है। ठीक है, और क्वेश्चन आ गए हैं तो बातों पर भी गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो विटामिन और खनिज का मुख्य काम क्या है? उपापचयन प्रक्रम को नियंत्रित करना, या सूक्ष्म पोषण प्रदान करना, या कई मायनों में शरीर को स्वस्थ रखने में भी जिम्मेवार है। भाई विटामिन की कमी से बीमारी तो होते हैं ना, तो देहाती भाषा में इसे स्वच्छ रखने में भी मदद बता सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है कि भाई ऊर्जा प्रदान करना, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले को पहले ही काट देना और दूर भगा देना, क्योंकि ऊर्जा विटामिन देता ही नहीं है। बाद बाकी इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है। कहने का मतलब है शरीर को सही रखने में तो जिम्मेवार है ये है, क्योंकि भाई इंटरनली प्रोसेस को जो है सहायता पहुंचाता है उनको अपने काम करने के लिए। ठीक है, इनके अलावा विटामिन की कमी से कई बीमारी भी होते हैं, जिसका मतलब ये हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है ना। वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है आपको एनर्जी देता है। वसा जो है आपका 1 ग्राम लगभग 9.2 कैलोरी देता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है 1 ग्राम लगभग 4.2 कैलोरी देता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। किसी को क्विक एनर्जी चाहिए, क्विक अभी दौड़ना जाना है 5 किलोमीटर एनर्जी चाहिए, तो आपको जो है ग्लूकोज लेना पड़ेगा। ग्लूकोज जो है क्विक एनर्जी देता है। मैंने ये भी बताया है कि ग्लूकोज कौन सा सेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड, है ना। सभी बात काम आएंगे जी, है ना। इनके अलावा वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर में ऊर्जा देना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है भाई? आए दिन पूछे थे एग्जाम में हीमोग्लोबिन का, तो बता देना भाई। हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ना शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो आप तो बोलोगे भाई ऑक्सीजन तो मैं नाक से लेता हूं, तो ये कैसे काम करता है? तो भाई जो ऑक्सीजन नाक से लेते हो ना, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जो है ये हीमोग्लोबिन, फेफड़ा में ऐसे स्पंजी टाइप से बने हुए होते हैं, इसके कई सारे ब्रांच होते हैं फेफड़ा में। यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन आके पहले से खून के माध्यम से बैठे रहते हैं, और यही हीमोग्लोबिन उठाकर शरीर के विभिन्न भागों में आपका ऑक्सीजन जो है देने का काम करते हैं। ठीक है, इनके अलावा इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है शरीर में? तो जो शर्करा होती है, जो आपका शुगर की लेवल होती है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। इसी में जो है गड़बड़ी के मामले में जब जैसे ही गड़बड़ी उत्पन्न होती है, मधुमेह रोग हो जाती है, चिनिया बीमारी जिसे गांव घर में कहते हैं। इनके अलावा अप्रैल 2021 के अनुसार एनजीटी के चेयरमैन कौन है? एनजीटी है ना, तो एनजीटी के चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल साहब हैं, और ये क्वेश्चन जैसा पूछता है वैसे ही हूबहू बहुत दिन से पूछता आ रहा है। ठीक है, अगर आप एसपीटी का करंट अफेयर लिए तो तीसरा स्थान पे यही नाम मिलेगा, एनजीटी के चेयरमैन। इनके अलावा कंचनजंगा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? भैया सिक्किम में स्थित है, कोई पूछने की बात है? कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी टोटल हाइट 85-86 मीटर है। याद करने में भी बहुत ईजी है, 85-86 मीटर, 85-86 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। टोटल ऊंचाई कितनी है? 88-50.5 मीटर या फिर 88-50 मीटर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है सना ही बढ़ रही है। अब ऐसा नहीं कि एक के साल में 1 मीटर बढ़ जाएगा, है ना। हजारों साल में आधा मीटर, 1 सेंटीमीटर ऐसा बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ रहा है ना। तो इस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो है आधा मीटर करीब बढ़ गया है। तो 88.50 जो है 88-50.5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको 88-50 याद रखना है। ये जानकारी के लिए मैंने 0.5 लगाया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के क्षेत्र में भी पड़ता है, इसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। टोटल हाइट इसका 86-11 मीटर है ना। इसे जो है आपका केटू भी कह देते हैं प्यार से, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसका जो दुलारा वाला नाम है केटू है ना। इसके अलावा केटू काराकोरम के नाम से लिया गया है भाई। नमकीन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पौधे की उत्पादन होती है? भाई मैंने थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, लिथोफाइट, हाइड्रोपोनिक्स, ये सभी के सभी बता रखे हैं आपको कि क्या क्या होती है। ठीक है, तो जो नमकीन क्षेत्र में पौधे उगते हैं उसे हम हेलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइटा। याद रखेंगे भाई, काफी काम की बात है। जैसे रोडोफाइटा, तो रोडोफाइटा किसे कहते हैं? जो आपका लाल शैवाल होते हैं, रेड अलगी को रोडोफाइटा कहते हैं। ठीक है, रेड अलगी को रोडोफाइटा कहते हैं। इसी प्रकार से एक आपका ब्राउन अलगी होता है, ब्राउन अलगी को हम फियोफाइटा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आएंगे भी, है ना, तो ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो आपका नमकीन क्षेत्र होता है, जो लवणीय एरिया होती है, वहां पे जो आपके पौधे उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोफैटिक या फिर हेलोफाइटा पौधा कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लिथोफाइटा किसे कहते हैं? जो चट्टान पे उगते हैं, जैसे चट्टान है ये, तो चट्टान पे तो जल्दी उगते नहीं है, जो दरार होते हैं उनके उसमें उगते हैं। तो ऐसे पौधे को हम क्या कह देते हैं? ऐसे पौधे को हम लिथोफाइट कह देते हैं जी। क्या कहते हैं? लिथोफाइट कह देते हैं। इसके अलावा बिना मिट्टी के अगर आप पौधे बना रहे हैं, मतलब उपजा रहे हैं, पौधे को तो कोई बना ही नहीं सकता, सबसे पहली बात। बिना मिट्टी के अगर आप पौधे को उपजा रहे हैं तो ऐसे पौधे का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, है ना। मैंने बताया कि ये क्या होता है भाई। इसमें आप चाहोगे कि मैं शीशम का पेड़ लगा दूं तो नहीं होगा, क्योंकि भाई उसके लिए मिट्टी रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है।
इसके लिए सब्जी वगैरह की खेती हो सकती है इस विधि से, जो आप छत पे वगैरह भी कर सकते हो, है ना। मैंने बताया था कि एक पानी का कंटेनर होता है, इस कंटेनर से पानी जो है डक्ट में जाता रहता है और यही पानी फिर इसमें वापस भी आता रहता है। एक ऐसी व्यवस्था बनी रहती है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। इस पानी में सभी प्रकार के मिनरल घुले होते हैं, जैसे खाद वगैरह जो पौधे को चाहिए। और ये पौधे जो इतना छोटे छोटे होल क्या रहता है, यहाँ से पौधे का मुंह निकाल दिया जाता है और इसके जड़ इसमें लटकता रहता है पानी में, तो जड़ के माध्यम से इनको जो है सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इससे खास करके छोटे छोटे सब्जी वगैरह जो है उगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं भैया? जल में जो जल उत्पादित क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं, कि बहुत ज्यादा जल है और जल में ही पौधे उगे, उसे जलोदभिद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जलोदभिद पौधे कहते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया कूट डांस। कूट डांस जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का है, कूट डांस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। रौफ हफीजा भी जम्मू कश्मीर के हैं, कंछौत त्योहार भी जम्मू कश्मीर के हैं, हैरात महोत्सव भी जम्मू कश्मीर के हैं। तो ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर के रिगार्ड में आपको याद रखना है। इसके अलावा हेमिस त्योहार लद्दाख में और स्पुतनिक गस्तर त्योहार भी लद्दाख में। लेकिन अगर ऑप्शन में लद्दाख है ही नहीं है, तब क्या करोगे? तो हार मार के हम जम्मू कश्मीर को भी टिक कर देंगे। इसीलिए मैं यहां पे आपको लेकर के आया हूं। कलबेलिया जो है, घूमर जो है, कठपुतली जो है, चंग जो है राजस्थान के प्रमुख नृत्यों में से हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो घूमर नृत्य है, इनमें जो है थोड़ा सा अलग भी कोई मतलब बात हो सकती है। जैसे घूमर में अगर आपसे पूछे कि किस देवी देवता की पूजा होती है, तो आपको गौरी और शंकर बताना है, भगवान शिव और पार्वती बताना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन को क्यों लाया के पूछ दे कि भील जाति के द्वारा मनाए जाने वाली घूमर त्योहार में किस देवी की पूजा होती है, सर्वप्रथम किस देवी की पूजा हुई, तो आपको सरस्वती बताना है। ये थोड़ा डीपली नॉलेज है, मैं किसी दिन और इस पर चर्चा कर लूंगा। चलो चलते हैं आगे। अगला हमारा जो प्रश्न पूछा गया था कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह जो है चक्कर लगाता है। भाई अभी कोई ब्रह्मांड से जो कोई भी क्वेश्चन आए और आप मुझसे जुड़े हो तो छोड़ के आओगे जी? नहीं ना। तो भैया कैसे छोड़ के आओगे? तो क्षुद्र ग्रह। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बताया हूं जो आपका एनजीटी वाला आया था करंट अफेयर से, बाद बाकी सभी बताए हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। ग्रह का क्रम क्या है भाई? सबसे पहले है बुध, फिर कौन सा है हमारा है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, फिर है हमारा पृथ्वी, फिर हमारा क्या है? मंगल। मैंने दिन का क्रम पढ़ने को बोला है, मंगल। फिर हमारा क्या है? 5 नंबर पे बृहस्पति, फिर हमारा क्या है? शनि, फिर हमारा क्या है? अरुण, फिर हमारा क्या है? वरुण। ये है हमारा सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। क्या है? ग्रहों का क्रम, ठीक है। अब इसमें मैंने काफी सारी चीज आपको बता रखा है कि भाई क्या क्या होती है। तो सबसे बड़ी ग्रह जुपिटर, सबसे छोटी ग्रह बुध, शुरुआत के 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह और लास्ट के 4 ग्रह को बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, ठीक है। इसके अलावा सबसे जो आपका चमकीला ग्रह शुक्र है ना, बिना उपग्रह वाला दुग्गो ग्रह तो बुध और शुक्र है ना। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे जो बुध ग्रह हो गया सबसे छोटा। इसके अलावा अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, स्वाभाविक सी बात है सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, तो सबसे पहले चक्कर लगा के बैठेगा 88 दिन में। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिएगा, अपने एक्सिस पे सबसे पहले चक्कर लगाने वाला ग्रह तब बृहस्पति हो जाएगा। सबसे अधिक उपग्रह फिर से शनि के पास आ गया है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पीला ग्रह कहा जाता है। ये सब बात ध्यान रखना है ग्रहों के रिगार्ड में, ठीक है भैया। और जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड चक्कर लगाते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। इसके अलावा जो चीज मैंने बताया यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह, और आगामी जो 4 को बच जाएगा बृहस्पति शनि अरुण वरुण वो जोबियन या बाह्य ग्रह। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, पृथ्वी का बहन शुक्र, मॉर्निंग स्टार शुक्र, इवनिंग स्टार शुक्र, ये सभी के सभी शुक्र है, राइट। इसके अलावा सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे छोटा बुधा। इसके अलावा आधुनिक नृत्य का जनक कौन छोड़ेगा बताइए? आधुनिक नृत्य के जनक उदय शंकर साहब हैं। उदय शंकर साहब जो हैं आधुनिक नृत्य के जनक हैं इंडिया के अंदर। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? पाणिनि को, पाणिनि है ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है भाई? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। व्याकरण पे स्थित किताब है। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में भी आए कि अष्टाध्यायी जो है किस विषय पे लेखे, तो भैया व्याकरण के ऊपर लिखा गया है। भारत के प्रथम विधि निर्माता मनु है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन है। सतरिया नृत्य के संचालन करता शंकर देव है। सतरिया नृत्य कहाँ का नृत्य है? असम का नृत्य है, असम का। किस आंदोलन से प्रेरित है? भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, भक्ति आंदोलन से। क्योंकि जो शंकर देव साहब हैं ये
वैष्णव संत थे जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक भारत का पिता समझ ही लिए। इसके अलावा कुछ और भी है पिता के रिलेशन में। अगर आप बात करेंगे जनक के रिलेशन में, तो इंडिया में काफी सारे चीज है जो आपको याद रखने लायक है और मॉडर्न क्वेश्चन है भाई। जैसे भारत में जो है बाघ का जनक किसे कहा जाता है? वर्डमैन कहिए, है ना। तो वर्डमैन आपका सलीम अली को कहा जाता है, पक्षी का आदमी। इसके अलावा बाघमैन कैलाश सांखला को कहा जाता है, बाघमैन इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। और आपका रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन साहब को कहा जाता है ना। जल मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र को कहा जाता है। तो ये सब भी बात आपको ध्यान रखें ना, बिना मतलब का आपका जो है नंबर देके जाएगा, है ना। उसी प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा को भी ध्यान रखना है, चिपको आंदोलन के नेता थे, क्योंकि ये भी जो है पर्यावरण हित की बात है भाई, चिपको आंदोलन। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कपड़ा बाजार तंत्र का क्या नाम था? तो सराय अदल नाम था, अदल ए सराय, इस प्रकार से नाम था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहते थे? सिकंदर ए सानी कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया तथा परमानेंट सेना रखने की प्रथा जो है चलाई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय के लिए किसे भेजा था? तो मलिक कफूर को भेजा था। मलिक कफूर कौन था? उनका गुलाम था, दास था, या फिर जो है उनके नौकर कहिए, या फिर उनके सेनापति भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ वो एक ट्रांसजेंडर थे। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला भी बनवाया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? अभी आपको बताया हूं, कल ही बताया भैया। तो 2015 में हुआ है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है प्रधानमंत्री कौशल योजना का? कि युवाओं को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, ताकि उनको जो है व्यापार बिजनेस करने में जो है आराम हो सके, सहूलियत हो सके। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। कल के रात वाले शिफ्ट में भी कराया हूं, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री बानी योजना वाईफाई से संबंधित है, जो आपके सार्वजनिक स्थल पे, है ना, ब्रॉडबैंड सर्विस को जो है प्रोवाइड कराने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा ब्रिटिश काल में भारत के कौन से दो व्यापार प्रमुख थे? तो कपास और जूट और लोहा में ऑप्शन में मिला है। इस हिसाब से देखने से लोहा को हम काट देंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश काल में लोहा की बिजनेस इतने फले फूले नहीं थे। ब्रिटिश काल में जो है कपास जूट की बिजनेस शुरुआती सेशन में काफी प्रचलन में रहे। बाद में नील की खेती वगैरह भी ब्रिटिश जो है यहाँ से ले गए, चाय भी ले गए। तो इनमें दोनों का ऑप्शन देखते हो, मुझे कपास और जूट अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि एक ऑप्शन और क्या था। इसके अलावा जूट का सर्वप्रथम उत्पादन जो है हड़प्पा काल में हुआ है। सबसे अगर पहले पूछे कि जूट का उत्पादन कहाँ हुआ, तो हड़प्पा काल में हुआ है। भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। जूट को क्या कहते हैं भाई? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट से रस्सी वगैरह बनते हैं दादा, और कुछ नहीं, जो झोला यूज करते हो ना, सुतरी वाला बोरा जिसमें आलू आता है, वो भी जो है लगभग जूट के ही बने होते हैं, हालांकि मिक्स भी होते हैं। इसके अलावा धन के अपवहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो भैया ये जो है दादा भाई नौरोजी, कितने दिन बताए हैं, है ना, दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तक जो है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कहा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ये अंग्रेज हैं, ये हमारे यहाँ से तो धन को लूट के ले जा रहे हैं भाई, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का अनुमान भी सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। और जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आंसर मत मारना, आंसर दादा भाई नौरोजी मारना, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले थे, जहां पे स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। लेकिन स्वराज की मांग जो है 1929 लाहौर अधिवेशन में होती है, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ऐसा नहीं कि दादा भाई नौरोजी ये प्रथम बार अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले दादा भाई नौरोजी जो है 1886 में ही कलकत्ता के अंदर ही अध्यक्षता संभाले थे, जो सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता थी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है इनके मतलब इज्जत सम्मान में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम इंसान है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इससे अलग से क्वेश्चन अगर आप बना सको तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी है। भाई क्यों नहीं पूछा जा सकता? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज पूछे जा सकते हैं, जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम महिला पूछे जाते हैं, एनी बेसेंट। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तो पारसी क्यों नहीं पूछे जा सकते? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेगी, है ना। तो बैंक दर वगैरह कम कर देंगी। लेकिन बच्चे यानी अमित से मैंने जब दोबारा फोन किया कि भाई ये प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया था, तो उन्होंने कहा कि हतोत्साहित करने के लिए लिखा गया था। आप लोग बताइएगा कि ये प्रोत्साहन था कि हतोत्साहन था। तो अगर हतोत्साहित करने के लिए लिखा गया होगा, है ना, तो रिवर्स रेपो रेट दर को छोड़ के सभी चीज में कमी कर देगा लगभग, है ना। जैसे बैंक दर में कम करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई बैंक दर में जैसे ही कम होगा, है ना, बैंक के पास पैसे यानी कैश कम जाएंगे, बैंक को
लोन कम मिलेंगे। ठीक है, और बैंक को जब लोन कम मिलता है तो सीधा असर जो है सामान सस्ता होने से होता है। कैसे? जैसे बैंक को लोन कम मिला तो आदमियों को लोन कम मिलेगा, क्योंकि बैंक जो है लोने कम है तो लोगों को कम देगा, और लोगों के पास कैश कम होगा तो सामान कम खरीदेगा, और सामान कम खरीदेगा तो सामान सस्ता है। जैसे भी टमाटर 160 रुपए हो गया है, लेकिन इस पे भाई डायरेक्ट असर नहीं करेगा, है ना। वैसा एक पार्टिकुलर चीज पे बात मत कीजिए, है ना। तो भैया ये है ना, क्योंकि मैंने बताया कि मुद्रास्फीति को कम करने में आरबीआई भी योगदान निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? वही लोन देना कम करके, लोन देना कम करते हैं, तरलता कम होती है, लोगों के पास पैसे कम होती है, सामान कम खरीदते हैं, और जो है मुद्रास्फीति धीरे धीरे थम जाता है। देखिए, आरबीआई को बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। इंडिया के अंदर 1935 में हिल्टन यंग आयोग के द्वारा बनाया गया था। आरबीआई के लेटेस्ट शीर्षक से जो निकला है डिजिटल पेमेंट का, विजन 2025। क्या? विजन 2025, विजन 2025 जो है इनके शीर्षक से एक निकाला गया, शीर्षक प्रकाशित किए गए हैं। और ये जो किस चीज लिए भाई? डिजिटल भुगतान हेतु, है ना। इसके अलावा आपका इनका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नोट छापना, बैंक दर तय करना, रिवर्स रेपो रेट तय करना, रेपो रेट तय करना, एसएलआर तय करना, सीआरआर तय करना, ये सब जो है रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शक्तिकांत दास है जो 25वें नंबर के हैं। प्रथम भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख साहब बने थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ बने थे, है ना। तो ये सब जो है आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं। आरबीआई ने सभी नोटों पे साइन करना है, एक्सेप्ट 1 रुपए की नोट। 1 रुपए की नोट पे जो है वित्त सचिव भारत सरकार का साइन होता है। मिलेंगे अगले शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 24 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% रियल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाली न सिर्फ सीजीएल, आगामी जो भी एग्जाम आप देंगे वहां पे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन छपेंगे, है ना। जैसे ही मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिखूंगा वैसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको काट छांट करने की भी जरूरत नहीं है। इससे पहले वाले शिफ्ट में आपने क्वेश्चन को देखा होगा कि किस त्योहार का नाम उबालना होता है। डायरेक्ट बताया था कि जो पोंगल है उसकी जो अर्थ होते हैं उबालना होता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेकेंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को लेकर के वीडियो। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2020 में किस महिला टीम ने वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था? तो ये आयरलैंड आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन में थाईलैंड भी था, है ना, थाईलैंड भी था, तो आयरलैंड ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे एक पिक देख पा रहे होंगे, इस पिक में स्पष्ट दिखाया गया है कि कौन कौन से टीम थे, है ना। तो इसमें जो है 10 टीम भाग लिए थे। 10 टीम, भारत को ग्रुप बी में रखा गया था और ग्रुप ए में, तो ग्रुप बी में जो है आयरलैंड भी थे भारत के साथ। तो ये आयरलैंड टीम जो है ये पहली बार जो है T20 वर्ल्ड कप में भाग लिए थे। ये कहाँ पे हुआ था आप देख सकते हैं, केपटाउन लिखा है। केपटाउन शहर किस देश में है? साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा जो अभी T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत की बात करेंगे तो ये 2009 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और पुरुष वाला जो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत है ये 2007 में हुआ था। और जो मेन वाला वर्ल्ड कप है ना, आईसीसी वाला, जो अभी 2023 में इंडिया में होगा, ये 1975 में हुआ था। तो दोनों तीनों बात जरूर ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन काफी कारगर हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय के अधीन है? भैया, प्रज्वला चैलेंज मतलब चैलेंज समझ रहे हैं, ये एक ऐसा स्कीम निकाला गया है जो आपका पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत है। और इनकी मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। देखिए, इसमें क्लू कैसा है कि भाई ये जो पंडित दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम है इसका एक ब्रांच है। ये एक ब्रांच का मतलब ये परमानेंट नहीं है। ये जो है सलाह मशवरा लेने के लिए एक स्कीम चला गया है। इसमें लोगों को जो है कुछ राशि इनाम में दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी ओरिजिनल जो मतलब मंत्रालय है नोडल, ये कौन है भाई? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके अंदर नीचे जो है पंडित दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम और पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो है आपका प्रज्वला चैलेंज चलाया गया है ना। तो इनडायरेक्टली जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका आंसर था, ठीक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है भाई कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए आर्थिक, है ना। इनके अलावा उस्ताद हंसू खान, नाथू खान, हद्दू खान किस घराने से संबंधित है? इस प्रकार से नाम है हद्दू खान, है ना। तो भाई ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। आज घराने से आपने 2 क्वेश्चन देखा एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट के अंदर। एक बच्चे फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि एक भी प्रश्न नहीं आए हैं।
दादा आप सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम दे के आए हो, ऊपर थोड़ा बोर्ड देख लिया करो कि किस शिफ्ट का वीडियो है ये। मैं थोड़ा लेट हो गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में, वो फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो है भाई। फिर हमने उनसे पूछा क्या आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है, तो उन्होंने कहा हाँ। मैं बोला भैया थोड़ा बैनर देख लेना, फर्स्ट शिफ्ट वाला था वो, है ना। तो अब भी मैं सेकेंड शिफ्ट के लेके आ रहा हूँ भाई। इसके अलावा उस्ताद हंसू खान, नाथू खान, हद्दू खान बता दिए ग्वालियर से हैं। लच्छू महाराज समता प्रसाद, समता प्रसाद को जानते हैं, जिसे आप गुदई महाराज कहते हैं, गुदई महाराज। गुदई महाराज को समता प्रसाद ओरिजिनल नाम है। पंडित बिरजू महाराज का ब्रिजमोहन मिश्रा ओरिजिनल नाम है ना। अक्षय कुमार का रजत कोई भाटिया है, राजीव भाटिया है शायद, ये ओरिजिनल नाम है। तो भाई काम पे मत जाओ, नाम भी जानो। इनके अलावा बनारस घराना से संबंधित है ये कौन, लच्छू महाराज, समता प्रसाद, है ना। लच्छू महाराज क्या बजाते थे भाई, तबला। समता प्रसाद क्या बजाते हैं, ये भी तबला बजाते हैं। मैंने कल बताया था आपको, बनारस घराना, फरुखाबाद घराना, दिल्ली घराना, पंजाब घराना, लखनऊ, सॉरी इतने जो चार में मैंने बताया, ये सभी के सभी जो है आपके तबला से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी ये आपका किराना घराना से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ घराने में निम्नलिखित में से कथक से संबंधित है, एक प्रश्न तो इस प्रकार से आया है। तो लखनऊ घराने में कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज, सीधे सीधे ऑप्शन में दिया गया था। राइट आंसर यही हो जाएगा। लखनऊ घराना कथक नृत्य से संबंधित है। और कथक जो है ये कहाँ के संबंधित नृत्य है, तो कथक आपका जो है उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। पंडित भीमसेन जोशी कौन से घराने से, किराने घराने से। और कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया था, तो ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। 2009 में ये भारत रत्न रिसीव करते हैं, 2008 में घोषणा होती है भारत रत्न की, लेकिन रिसीव करते हैं 2009 में, है ना। इनके अलावा जयंतिया हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है, सब दिन बताते हैं दादा। तीन पहाड़ी तीन जाति, तीन पहाड़ी तीन जाति, तीनों जाति की अपनी अपनी अलग त्योहार, है ना। गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पाया जाता है, मेघालय के अंदर। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। भैया ये तीन पहाड़ी है ना, तो ये तीन पहाड़ी से बादल वहां पे वर्षा ज्यादा कराता है। मासिन राम में आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा वर्षा होता है, तो मासिन राम इंग्लैंड में है, मेघालय में ही है, ठीक है। इनके अलावा गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में जनजाति समुदाय भी है। मेघालय में आप बांग्ला महोत्सव मनाएंगे, मेघालय में आप नोंगकरेम फेस्टिवल मनाएंगे। तो ये दोनों फेस्टिवल और महोत्सव का ध्यान रखेंगे, मेघालय से संबंधित है। इसी प्रकार से मैंने आपको एक बताया कि भाई नोकरेक जो है, ये नोकरेक आरक्षित क्षेत्र है। नोकरेक जो है, नोकरेक ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी कहाँ पे है, मेघालय के अंदर ही है। फर्क कितना है नोंगरेम और नोकरेक में, तो नोकरेक एक जगह है जो नेचुरल साइट है, और नोंगकरेम क्या है, लोगों के द्वारा मनाए जाने वाली डांस फेस्टिवल है, समझ गए। इसके अलावा माजुली फेस्टिवल आपसे पूछा गया है दादा नाम के ऊपर, है ना। तो माजुली कहाँ पे है, जब भी ब्रह्मपुत्रा नदी मैंने आपको पढ़ाया एक जगह जरूर ले गया, वो जगह कौन सा है भाई, माजुली द्वीप। अपना पैसा खर्च करके ले गया आपको वहां पे घुमाने के लिए, ताकि आपको जो है अच्छा वाइब्स मिल सके। भैया मजाक कर रहा हूँ यार, याद दिला रहा हूँ कि बताया है। तो माजुली फेस्टिवल कहाँ पे है, असम के अंदर होती है। अब जो स्टेट में जो जगह होती है उनके नाम पे जो फेस्टिवल होते हैं, ऐसे कितने फेस्टिवल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जरा ध्यान रखेंगे। हेमिस त्योहार ये कहाँ पे है, लद्दाख में। ये किसके ऊपर नाम पे है भाई, तो हेमिस नामक जो है आपका नेशनल पार्क भी है लद्दाख के अंदर। आप जानते होंगे इंडिया के सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला नेशनल पार्क है हेमिस, और हेमिस त्योहार भी होता है लद्दाख में। लेकिन मैंने आपको बताया है कि भाई ये बौद्ध धर्म का त्योहार है, लेकिन अगर ऑप्शन में लद्दाख न रहे, जम्मू कश्मीर रहे, तो आप जम्मू कश्मीर को ही टिक कीजिएगा। क्यों, क्योंकि भाई वो ओल्ड हिसाब से क्वेश्चन सेटर्स डाल देंगे और आपका मेंट टेस्ट लेंगे कि है कि नहीं दम बंदे में, है ना। लद्दाख तो कल बना है ना, लेकिन वो ओरिजिनली जो हेमिस होती है वो लद्दाख में ही होती है। तो ऑप्शन में लद्दाख है और कोई भी ऑप्शन नहीं देखना, लद्दाख आंसर। अगर लद्दाख नहीं है तो जम्मू कश्मीर आंसर इसका हो सकता है। खजुराहो डांस महोत्सव भैया मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कौन बनवाया था भैया, चंदेल राजा ने बनवाया था। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ है, खजुराहो मंदिर परिसर में है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनी है, नागर प्लस पंचायतन शैली में बने हैं। सिरपुर मेला महोत्सव कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित, मतलब वो अंदर होता है। राउत नाचा महोत्सव कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। सोनपुर मेला कहाँ पे लगती है, बिहार में लगती है सोनपुर मेला। ये बिहार के सबसे बड़े पशु मेला, बिहार के नहीं इंडिया का ही सबसे बड़े पशु मेला है। इंडिया क्या विश्व का है। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है भाई, राजकोषीय घाटा क्या होता है ना। सब दिन बताए एनएनपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, जनघनत्व क्या होता है, शिक्षा दर क्या होता है, बेरोजगारी दर क्या होती है। ये सभी के सभी फार्मूला मैं सिखा चुका हूँ
प्रैक्टिस सेट के दौरान, है ना। तो भाई फिजिकल डिफिसिट क्या होती है कि मान लीजिए 80 रुपया टैक्स वसूली किया सरकार ने और 85 रुपया व्यय पे खर्च कर रहा है, तो ये जो 5 रुपये हैं ये आपका फिजिकल डिफिसिट कहलाएगा। सीधे सीधे भाषा में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यही है फिजिकल डिफिसिट, है ना। तो पिक्चर के लफ्ज में समझिए तो भैया अगर मतलब आमदनी कम हो रही है और घाटा मतलब खर्च ज्यादा करना है तो इसे फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान कहां से नेतृत्व कर रहे थे, तो बरेली से कर रहे थे खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या था भैया, चर्बी वाला कारतूस, है ना, राइफल में दांत से खींचना पड़ता था। इस पे जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जो है ये आंदोलन का रूप ले लिया। इसके अलावा उस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो बाद में चल के प्रथम वायसराय बना इंडिया का। आग भड़का था 10 मई 1857 को, यानी जो प्रथम अपना उफान पे आया था ये आंदोलन। इसके अलावा परिणाम क्या रहा था, तो भाई परिणाम जो रहा था ये बहुत ही खतरनाक रहा था। अंग्रेज ने सोचा कि भाई ये लोग की इतनी जरूरत कि हम पे हमला कर दे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला कर दे, तो ये तो कभी भी सत्ता हमसे छीन सकता है, इसीलिए इनकी जो है थोड़ा सा और कड़ाई करना पड़ेगा। और क्या किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर समझ लिए कि भाई तुम पे हमला कर दिया इन लोगों ने, है ना, तो तुम मुझे अपनी जो है इंडिया की शासन व्यवस्था दे दो, हम वहीं से संभालेंगे। तो ब्रिटिश सत्ता के क्राउन के पास चला गया और वहां के राजा रानी के द्वारा जो है इंडिया का शासन व्यवस्था संभाला जाने लगा। दिल्ली से कौन किए थे, बहादुर शाह जफर, ये 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। इसके अलावा कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, है ना। इनके अलावा कुंवर सिंह किए थे आपका बिहार से, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। तो ये सब जो है कुछ कैरेक्टर हैं जो 1857 के आंदोलन में सक्रिय रोल अदा किए। इनके अलावा किस देश में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू किया गया, देखिए मौलिक कर्तव्य कहेगा, इंग्लैंड भी था ऑप्शन में और रूस भी था ऑप्शन में। तो रूस में हो सकता है, यूएसएसआर सोवियत संघ में सबसे पहले जो है आपका मौलिक कर्तव्य लागू किया गया। इंग्लैंड में सबसे पहले मौलिक अधिकार लागू किया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात जो उठी है सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर उठी, है ना। इनके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है थोड़ा सा इसमें सस्पिशन है कि भाई किस देश में लगा है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात है तो ये रूस में ही लगा होगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की बात है तो ये भी आपका रूस में ही हुआ था। सबसे पहले बजट जो है फ्रांस में आया है। देश में मौलिक कर्तव्य रूप से मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, देश में रूस से मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहले लेडीज को चुनाव अलाउ करने वाला देश जो है न्यूजीलैंड था। इनके अलावा विक्टोरिया झील में कौन सी नदी निकलती है, तो भैया नील नदी निकलती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सहायक नदी जो है सबसे बड़ी मेडिरा है, जो किसकी सहायक नदी है, अमेजन की सहायक नदी है। यह अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा, केनिया और तंजानिया से होकर जो है फ्लो होती है। तालिकोटा का युद्ध से एक प्रश्न आया है, हाँ, तालिकोटा के युद्ध से एक प्रश्न पूछा गया था कि तालिकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन का कारण बना, या फिर तालिकोटा के युद्ध के बाद कौन से साम्राज्य का पतन हुआ। सब दिन बताते आए भाई, हिस्ट्री पे 2 वीडियो भी आप लोगों को बना के दे दिया हूँ और प्रैक्टिस सेट में तो हजारों बार बताया हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किया था। भाई इसका आंसर विजयनगर साम्राज्य होगा। तालिकोटा का युद्ध का जो परिणाम निकला है, विजयनगर साम्राज्य जो है नीचे की तरफ चलते गए और अंततः जो है इनका नाश हो गया। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाई थे, किए थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किए थे, जो इस प्रकार है, तुलुभ, सुलभ, अरविदो, संगम। तो सबसे पहले संगम वंश ने किया था। विजयनगर साम्राज्य आपका जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे फले फूले थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा तालिकोटा का युद्ध, है ना, 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। फिर से लिख दिया, यही चीज पॉइंट में आप जरूर ध्यान रखें भाई। पॉइंट जो होते हैं काफी जहरीले होते हैं, आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। इनमें से शुंग वंश के शासक कौन है, तो भाई पुष्यमित्र सिंह ऑप्शन में दिया गया था, और पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश के शासक हो जाएंगे, जो कि संस्थापक भी है, यानी पहला फाउंडर भी है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के जो अंतिम राजा बृहदत्त था, उनका जो है ये सेनापति रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है खुद का एक वंश क्रिएट किया जिसका पुष्य में शुंग वंश नाम दिया। मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था, तो नंद वंश था। मौर्य वंश के बाद कौन आया, तो शुंग वंश। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के महापद्म नंद, और शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग जो है फाउंडर हैं। इनके अलावा राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर कौन है, तो दंती दुर्ग है। इनका जो कैपिटल था ये आपका मान्यखेत में था। चेर वंश के फाउंडर कौन है, उदयीन अथन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे।
चेरवंश के। इनके अलावा आपसे पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश में जन घनत्व कितनी है। भाई ये सीट तो अब काफी पुरानी हो गई होगी, लगभग सब कुछ याद हो गया होगा, है ना। चलिए फिर से डिस्कस कर देते हैं। तो हम देखिए जनगणना के इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है लॉर्ड मेयो के समय। ये वही मेयो है जिसकी हत्या आपका अंडमान निकोबार में हो गया था, अंडमान निकोबार के अंदर हो गया था। ठीक है, तो एक तो हमारा ये लॉर्ड मेयो के समय हो गया। जनगणना की दूसरी बात आती है जी 1881 में कि रिपन के समय जो है लगातार 10 वर्षों के गैप पे जो है आपकी जनगणना कराई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जब हम देश आजाद हो गए तो 1951 में प्रथम जनगणना होती है, जो आजादी के बाद की प्रथम जनगणना थी। इसके अलावा 2011 में जो जनगणना हुआ ये आपका देश का 15वीं जनगणना और आजादी के बाद 7वां जनगणना था। 2021 में जो जनगणना होगी या अंडर प्रोसेस है, ये आपका देश का 16वां जनगणना तथा आजादी के बाद उसका आधा 8वां जनगणना होगा। जनगणना को जनांकीकी या डेमोग्राफी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 2011 के जनगणना के डाटा पे। तो भाई यहाँ पे जनघनत्व 382 और सेक्स रेशियो जो है 943 थी। लिटरेसी रेट 74.04 था ओवरऑल। मेल का बात करेंगे तो 82.14 था, और फीमेल का बात करेंगे तो आपका जो है 65.46 था। ठीक है, तो ये आपका 2011 के जनगणना का जो है आपका डाटा है लिटरेसी रेट का। इसके अलावा अगर आपसे दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो 17.64, फर्टिलिटी रेट 2.2। इसके अलावा जो आपका जनघनत्व बता ही दिया, लिंगानुपात बता ही दिया। तो ये कुछ आंकड़े हैं जनगणना के जो आप रख लीजिएगा, आपका यहाँ से जो है काम आएगा। इनके अलावा निगेटिव जो ऋणात्मक वृद्धि दर्शाया ये आपका नागालैंड है। नागालैंड जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्शाया 0.6% माइनस के। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब 2011 में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री मतलब स्टेट और सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट जो है आपके सामने है। तो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट जो है सॉरी ये क्षेत्रफल के हिसाब से जो है आपका ये वाला रखा है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया के ग्राफ है ये। तो सबसे बड़ा एरिया आपका राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा जम्मू कश्मीर का है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर वाला मामला बदल गया है, तो ये ग्राफ भी बदल जाएंगे। इनके अलावा राजस्थान अपने जगह पे काबिज रहेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से आइए, अगर जनसंख्या के हिसाब से करेंगे तो पहला स्थान पे आप यूपी को बैठा देना, पहला स्थान पे यूपी को बैठा देना, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र को और तीसरे स्थान पे बिहार को बैठा देना। ये 3 स्टेट जरूर ध्यान रखना है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, सबसे दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र में है और तीसरा बिहार में है। महाराष्ट्र से कई सारे क्वेश्चन निकलेंगे, जैसे महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है और बिहार में सबसे ज्यादा जन घनत्व है 1100 से भी अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अभी बिहार का है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी है, सबसे अधिक जनसंख्या के साथ साथ, और आगामी 50 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किसी और प्रदेश की जनसंख्या से कम नहीं होगी, ये तो गारंटी है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, ईश्वरी प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए ईश्वरी प्रसाद जो है ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, और कथक जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अगला सीधे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया। देखिए पंचवर्षीय योजना है ना, एक सिस्मेटिक वे में मैंने वीडियो बनाया है, शायद उस वीडियो की व्यू भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को अगर आपके पास टाइम हो। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे निजात मिले एग्जाम के अंदर ये पंचवर्षीय योजना से, तो आप एक बार जरूर वीडियो अच्छे से देखें, खास ईयरफोन लगा के, ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। तब आपको पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पे ज़्यादा बल दिया गया था। और ये क्यों दिया गया था मैं ये भी बताया हूँ कि जब इंडिया में इतने दिन राज किया अंग्रेज या फिर विदेशी पावर ने, तो भाई यहाँ पे और कुछ बचा ही नहीं कृषि के अलावा, यानी मिट्टी और बीज के अलावा जो है लगभग कुछ नहीं था भाई, है ना। सब तो लूट ले गए, है ना। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हम किस पे बल देंगे, तो जो रहेगा उसी को ना बल देंगे, तो कृषि पे बल दिया गया। ठीक है, सेकेंड वाली पंचवर्षीय योजना आपका जो है, अच्छा पहला वाले का 1951-56 रहा था समय और हेराल्ड डोमार का मॉडल था। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस थे भाई सूत्रधारक, और ये 1956 से 1961 जो है इनकी अवधि रही थी, और भारी उद्योग को जो है बढ़ावा दिया गया। तो दूसरा का मॉडल कौन हो गया, पीसी महालनोबिस। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये 3 जो कंपनियां आजकल आप सुनते हैं, ये कंपनी किस पंचवर्षीय योजना में लगी गई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है धर मॉडल पर आधारित था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सभी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है, जितना मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है, ये जरूर याद रखना।
साथ ही साथ जो आपका पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय थी या फिर बॉडी थी, ये आपका कौन था भाई? योजना आयोग। कौन था? योजना आयोग। योजना आयोग की जगह कौन ले लिया भाई? तो ये ले लिया भाई नीति आयोग। कब ले लिया? 2015 में 1 जनवरी को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। और उपाध्यक्ष अभी कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। और सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? कोई पूछने की बात है जी, है ना भैया, है ना? जनवरी 1950 में। कितना दिन तो बताया हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला वाला तो जस्टिस हीरालाल जे कन्या। और अभी जो आपका चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़ साहब। और कल मैंने प्रैक्टिस सेट में ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन का डिस्कशन मात्र 25 क्वेश्चन में किया था। ठीक है, जो बच्चे प्रॉपर अटेंड करते हैं प्रैक्टिस सेट के वीडियो, वो अपने दिल से पूछे कि बताए हैं कि नहीं बताए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है। मैंने कल ये प्रश्न इनके ऊपर डायरेक्ट रखा था कि भाई डीवाई चंद्रचूड़ जो है ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो महाराष्ट्र से बताया था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के थ्रू होती है और अनुच्छेद 129 के तहत जो है रिकॉर्ड अभिन्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। ये रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ आज इससे पहले वाले वीडियो में। फातिमा बीबी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी थी, एक जो है एक जज के रूप में सेलेक्ट हुई थी आपका कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और ये जो शाम को वीडियो प्रैक्टिस सेट चलती है उनको जरूर अटेंड कीजिए एक संपूर्ण फायदा के लिए। मैं आपको गारंटी बताता हूं कि अगर आपने ये 57 वीडियो की सीरीज पूरे तरीके से सुन लिया है ना, अटेंड किया, और जो भी मैंने मौखिक से किया उनको भी अगर आपने एब्जॉर्व करके रख लिया और पीडीएफ से आप डिस्कशन कर लिए यानी रिवीजन कर लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके जीके जीएस जो है अब की हाल और उस समय के हाल में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा और आप भी जो है कोई शिकायत नहीं रखोगे जीके जीएस से। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर वो 57 वाला पीडीएफ चाहिए, नीचे में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप का, आप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज आपका 24 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में हूबहू छपेंगे, ये गारंटी है हमारी, है ना भैया। इसमें आपको ना कुछ भी सर्च करने या खोजने कहीं से छांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बुक उठा के आपको नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको ये पॉइंट टू पॉइंट वाला जो है पैरासीटामोल देंगे, खाइए और तुरंत आराम। ठीक है, तो आप देखते भी होंगे जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो तो इस बात को फील कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। जो नए हैं इनके लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन होते हैं और जो भी हमारे ये एरो या फिर कोई अन्य साइन लगा के होते हैं सभी के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं जो आने वाले शिफ्ट और आने वाले एग्जाम की पहले से ही आपकी प्रिपरेशन हो रही होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न देखने को मिला, लेंथेनाइड तत्वों को और किस नाम से जानते हैं? एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में करवाया है, मुझे इतनी तो याद नहीं कि कितने नंबर प्रैक्टिस सेट है, लेकिन जैसान नाम का एक लड़का है जिन्होंने मेरा सारा एमटीएस का प्रैक्टिस सेट देखा है, उनको ये बच्चे को ये जरूर ध्यान में होगा कि सर ने ये क्वेश्चन कराया है। मैंने हूबहू क्वेश्चन कराया भाई कि लेंथेनाइड तत्व को और किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी दुर्लभ तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के दुर्लभ तत्व के नाम से जाना जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। समूह 16 के तत्व को ऑक्सीजन तत्व कहते हैं, इसे केल्कन भी कहते हैं, जैसे हेलोजन वैसे केलोजन, इस प्रकार से केल्कन इस प्रकार से कहते हैं आपके समूह 16 के तत्व को, जो मैंने परसों भी बताया था ये चीज को, है ना, इस क्योंकि उसका ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इनके अलावा समूह 17 के तत्व को हेलोजन कहते हैं, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हैं जो हेलोजन परिवार हैं, ये आपके समूह 17 में आ जाते हैं। इसके अलावा समूह 18 में जो तत्व है इनके नोबेल गैस कहते हैं या फिर इनर्ट गैस कहते हैं या फिर अक्रिय गैस कहते हैं। ये तीनों ही नेम एक ही चीज का है। इसमें आपका हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब, नियॉन भी भैया, नियॉन भी, तो ये सभी के सभी गैस जो है आपके नोबेल गैस या अक्रिय गैस या इनर्ट गैस के अंतर्गत आ जाएंगे, जो सबसे बाहरी वाला समूह यानी समूह 18 में वर्णित है। देखिए मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में समूह 18 है। 18 समूह मतलब ये जो लाइन जो खड़ा रहता है ये समूह है, और ये जो लेटा हुआ लाइन रहता है ये 7 रहता है। ठीक है, तो लेटा हुआ कितना है? 7,
और ये जो खड़ा हुआ लाइन है ये कितने 18, 18 समूह है, 7 आवर्त है। इनके अलावा नीचे में आपको 2 लाइन दिखते होंगे, एक लेंथेनाइड और एक एक्टियोनाइड होता है। तो इसी में से जो आपसे पूछा गया कि भाई लेंथेनाइड तत्व होते हैं उसे और क्या कहते हैं, तो इसे पृथ्वी के दुर्लभ तत्व भी कहते हैं। बाद में कि जो आपका समूह 3 से 12 तक के तत्व हैं इन्हें भी ध्यान रखें, इसे डी ब्लैक एलिमेंट्स कहते हैं या फिर संक्रमणीय धातु कहते हैं, क्योंकि इसमें धात्विक गुण जो है अन्य के तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल सब जो ज्ञात तत्व हैं 118 हैं। अगर इसकी कॉन्फ्रेशन निकाले तो 91 आपका मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु है। उपधातु मैंने आजीवन बताया था, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलेनियम, ये सब जो है उपधातु हैं, जिसमें पोलेनियम के बारे में मैंने बताया आपको कि इसके सर्वाधिक समस्थानिक है, 27 समस्थानिक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका अर्धचालक कहिए या फिर उपधातु कहिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन का उपयोग कहाँ पे होते हैं? जी हाँ जी, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है आपका चिप वगैरह बनाने में, है ना। जो कंप्यूटर से संबंधित जो भी काम होती है उसके जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वहां पे जो है आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा विश्व में भी सिलिकॉन वैली मैंने बता रखा है कि किस देश में, और वहां पे अभी अभी आपदा आया था, मतलब क्राइसिस आ गई थी अपने आप में वित्तीय टाइप से, ये भी मैंने बताया था। इसके अलावा पश्चिलियार विजयनगर साम्राज्य में किससे संबंधित एक शब्द है? तो भैया ये रेशम के कारीगर से संबंधित एक शब्द है आपका पश्चिलियार, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अधीन, ठीक है। रेशम के जो कारीगर होते थे, जो बुनकर होते थे, उसे क्या कहते थे? पश्चिलियार। कब? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। भारत में सिल्क मार्ग की खोज किसने करा है? तो कनिष्क ने करा है सिल्क मार्ग की खोज, ठीक है। भारत में जो है कनिष्क जो है आपका सिल्क मार्ग की खोज किए हैं। इसके अलावा हाँ, तो ये सिल्क मार्ग की खोज कौन किए थे? कनिष्क ने किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ये आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। विजयनगर साम्राज्य के 1336 ईस्वी में किए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे जो है फले फूले, तो बताइएगा तुंगभद्रा नदी। मैं रोजाना इस बात पे बल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य 4 वंश शासन किए गए, इसमें कौन है? तुलुभ, सुलभ और विदु संगम, है ना, जिसमें संगम सबसे प्रथम वंश है जो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा बसाया गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है और विजयनगर साम्राज्य की जो है पतन यहीं से जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है और अंततः जो है विजयनगर साम्राज्य की पतन हो जाती है। रोबर्स कप का संबंध आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों, फोन आ गया था इसलिए बीच में थोड़ा सा। रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप, है ना, डुरंड कप, निजाम गोल्ड कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, कोलंबो कप, ये श्रीलंका है कोलंबो, मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। समझ रहे हैं? ये मर्डेका जो जगह है ये आपका इंडोनेशिया से लिया गया है, ये कोलंबो जो जगह है ये आपको श्रीलंका से लिया गया है। मर्डेका पैलेस आपका इंडोनेशिया के अंदर स्थित है और कोलंबो भूतपूर्व जो है आपके श्रीलंका की राजधानी थी, लेकिन वर्तमान में कोलंबो के साथ साथ श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा भी श्रीलंका की राजधानी है। इसके अलावा जो मर्डेका की बात आई इंडोनेशिया, इनकी भी राजधानी बदल गई है, इनकी राजधानी अब नूसंतारा हो गया है। नूसंतरा, नया संतरा खाया है इन्होंने, कौन? इंडोनेशिया ने। इनके अलावा राइडर कप किससे संबंधित है? तो भैया ये बहुत पूछता है, तो ये गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में कुल कितने प्रकार के जातियों का वर्णन किया है? इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिली है, या फिर इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि मेगास्थनीज ने भारत के कितने जातियों का वर्णन अपने पुस्तक इंडिका के अंदर करा है। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन इनके लैंग्वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये 7 जातियों का वर्णन करे थे उन किताब में, जिन किताब का नाम आपका क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये किनका राजदूत रहा है? तो भाई ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत रहे हैं। इनके अलावा 1913 में गीतांजलि राइट करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? जिस भाषा में मौखिक रूप से बताता हूं उसी भाषा में ये क्वेश्चन लिखा है मैं, गीतांजलि राइट के लिए, है ना भाई, यहाँ पे गीतांजलि के लिए होना चाहिए, लेकिन मैं राइट भी लिख दिया हूँ कि मैं मौखिक रूप से बोलता हूँ कि लिखने के लिए, है ना। तो भाई गीतांजलि राइट के लिए दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को दिया गया है। और मैंने आपको भारत के सभी नोबेल पुरस्कार को गिना दिया था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। इसके अलावा दूसरा भारत रत्न जो आपका नोबेल पुरस्कार है 1930 में आता है भारत के लिए, सीवी रमन साहब को मिलते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा उसके अगला जो आता है ये 1968 में हरगोविंद खुराना को
वो आते हैं डीएनए को संश्लेषित करने के लिए, क्या कहाँ पे, प्रयोगशाला के अंदर। इसके अलावा 1983 में चंद्रशेखर साहब को आता है, 2014 में कैलाश सत्यार्थी साहब को आता है, 2019 में ये बनर्जी साहब, जो अभिजीत बनर्जी नहीं नाम है, हाँ अभिजीत बनर्जी नाम है, इकोनॉमिस्ट है, आपके कोलकाता के रहने वाले हैं बेसिकली, लेकिन अमेरिकन नागरिक हैं, तो उनको दिया गया था, पति पत्नी दोनों को, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार जो है भारत के लिए आए। इनके अलावा 2009 में भी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार आए भारत के लिए। तो ये सब ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं एशिया की प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे 1901 में, किसके नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, है ना। अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कार किए थे, तो डायनामाइट के आविष्कार किए थे। डायनामाइट क्या होता है, एक प्रकार के विस्फोटक होता है, विस्फोटक, RDX समझे हो ना, उसी प्रकार से विस्फोटक ये भी है आपका डायनामाइट, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। नोबेल शुरुआत जब हुई थी 1901 में, तो पहले 5 क्षेत्रों में, बाद में इकोनॉमिक्स को ऐड करके अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के 5 सेक्टर जो हैं ये आपके स्वीडन में दिए जाते हैं, और एक सेक्टर यानी शांति की जो नोबेल पुरस्कार है ये आपके कहाँ पे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सभी 5 पुरस्कार जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा चिकित्सा और इसके अलावा अर्थशास्त्र, ये पांचों आपको दिया जाएगा स्वीडन के अंदर। अगर आप शांति की नोबेल जीतते हैं तो आपको ले जाया जाएगा कहाँ पे, नॉर्वे, वहां की राजधानी ओस्लो में आपको दी जाएगी। ठीक है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोबेल की शांति पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो आपका आंसर होता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिए थे, तो महात्मा गांधी। ये वाइस वर्सा है, देखिए इनको दिए गुरुदेव की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब यहीं से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई, वहीं गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर मैं यही चीज लिखाऊं कि हुआ। इसके अलावा 2011-12 के अनुसार गरीबी निर्धारित ग्रामीण एरिया में फिक्स इनकम प्रति माह कितनी आंकी गई है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है। जरा देखिए कौन है, हाँ, तो ये वाली क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है डिफरेंट हो सकती है। बेसिकली क्या है कि भाई 2011-12 में जो गरीबी मतलब गरीबी निर्धारित है, भाई गरीब के कोटे में है, तो उनके लिए प्रति माह औसत फिक्स्ड इनकम कितने आके गए, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो ये 816 रुपया। और शहर वाला अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था मैंने कि 1000 रुपया है शहरी वाला। इस चीज में ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सितार वादक है, तो ये पंडित रविशंकर ऑप्शन में दिया गया था। बहुत ही इजी हलवा वाला क्वेश्चन था ये। पंडित रविशंकर साहब, निखिल बनर्जी साहब, ये सभी के सभी जो हैं सितार प्ले करते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको मुकेश शर्मा वगैरह को याद रखने को बोला है, इनको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ज्यादा पूछता नहीं, और पूछता है तो आदमी कंफ्यूज होकर गिर जाते हैं। इसके अलावा एक राहुल शर्मा जी हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। राहुल शर्मा जी जो हैं ये शिव कुमार शर्मा के पुत्र हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और दोनों जो है पिता के प्रोफेशन में ही थे, मतलब ये भी जो है संतूर ही प्ले करते थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक भजन सुपारी नामी जामी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आप अल्लाह रखा साहब को जानते ही हैं, है ना। इनके अलावा जो आपको वाद्य यंत्र से याद रखना है, सुरबहार अन्नपूर्णा देवी को याद रखना है। अन्नपूर्णा देवी काफी इंपोर्टेंट है। सुरबहार असद अली खान को याद रखना है क्योंकि ये जो है गिने चुने प्लेयर हैं, ये रुद्र बीना प्ले करते हैं। इसके अलावा जुबीन मेहता को याद रखना है, जुबीन मेहता सिंफनी प्ले करते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इस बार जो है ना बांसुरी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं पिछले 6 महीने से रीड कर रहा हूँ टीसीएस को, एक भी क्वेश्चन बांसुरी से नहीं आया जी, क्या बता कितने मतलब दुश्मनी है बांसुरी से। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये म्यूजिक के क्षेत्र में सेकेंड आदमी बने थे आपका एम सुब्बालक्ष्मी के बाद, जिन्होंने भारत रत्न जैसे बड़े से बड़े अवार्ड को अचीव किए। इन्होंने ग्रेमी अवार्ड भी भारत के लिए प्रथम बार जीत करके लाए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले किस भारतीय को ग्रेमी अवार्ड दिया गया, तो पंडित रविशंकर साहब को दिया गया था, है ना। अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है, सब दिन बताते हैं भाई। अटल सुरंग जो है सुशासन दिवस के जिनके नाम पे मनाया जाता है, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। आप सभी जानते हैं, अपने करक अंदाज और करक मतलब इनके स्टाइल ही कुछ
लगे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इनके नाम पे जो है रखा गया अब इनका नाम अटल सुरंग। तो इनका जो पूर्ववर्ती नाम है ये आपका जो है रोहतांग दर्रा है। और ये कहाँ पे था भाई, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर था नहीं है, एक्चुअली सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है। दर्रा को कोई हाथ से उठा के दूसरे जगह नहीं ले जा सकता, ये प्रकृति के खिलाफ है भाई, है ना। इसके अलावा मैंने कहा कि भाई सुशासन दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो अटल साहब के जन्मदिन पे सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। आजकल एक लालू जी वाला एक बड़ा ही वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें लालू जी कह रहे हैं अटल गांधी जी सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि तुम देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे, तो आपने एक नहीं 2 बार बन गया, अब तो जान छोड़िए देश का महाराज। और उस समय अटल साहब का जो हंसी है ना, काफी देखने लायक है ना। इनके अलावा सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। आज दिन में भी बताया था कि सबसे लेटेस्ट जो है शास्त्रीय नृत्य के कोटे में आ जाते हैं। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपको इनको जो है 2000 में जो है दिया गया था दर्जा। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो ये 8 है। और 6 को हाफ शास्त्रीय नृत्य अर्ध क्लासिकल डांस कहा जाता है, तो वो तो अलग की बात हो गई। जो मैंने कल आपको बताया था कि छऊ भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना, मयूरभंज, पुरुलिया और एक और है। तो छऊ जो है 3 स्टेट में मनाया जाता है आपका, पश्चिम बंगाल, झारखंड और एक जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये तो छऊ की जानकारी हो गई। यहाँ पे असम की सतरिया है। सतरिया किससे संबंधित है, वैष्णव मत से संबंधित है। और प्रतिपादन करता कौन थे भाई, तो भक्ति आंदोलन के शंकर देव को दिया जाता है इनको जो है शुरू करने का श्रेय। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कथक, ओडिसी, ये सब जो है 7 यहाँ पे देख रहे हैं। और एक ऑप्शन में सतरिया जो है इस क्वेश्चन का जो रीड है वहां से 8 हो जाएंगे। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरला का, कथकली भी केरला का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक जो है उत्तर भारत का, ओडिसी उड़ीसा का। तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी होगा। या फिर इनसे भी अगर एक पॉइंट पूछा जाए तो कार्डेमम हिल भी हो सकता है, जो मैंने कल भी शाम को चर्च किया है इस बात पे, ठीक है भाई। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे है, केरल में। इसे अनाई मुदी भी कहते हैं, अनाई मुदी, अनाई मुदी। तो अगर मलाई नहीं दिखे तो मुदी से काम चला लेंगे। इसके अलावा पश्चिम घाट की सबसे ऊंची मतलब ऊंची सबसे तो नहीं है, लेकिन स्थित है नीलगिरी पहाड़ी, जो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी है, समझ रहे हैं। नीलगिरी पहाड़ी में जो है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और ये दक्षिण भारत की, अच्छा एक सेकेंड, नीलगिरी पहाड़ी में दोदा बेट्टा चोटी है, सॉरी दोदा बेटा। नीलगिरी तो पहाड़ी है, कोई चोटी नहीं है, एक तो पहाड़ी श्रेणी है। तो ये दोदा बेटा चोटी है जो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी में स्थित है। और नीलगिरी जो पहाड़ी है यहाँ पे आपका मिलन होती है किसकी, वेस्टर्न रीजन का और ईस्टर्न रीजन का, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन वाला है ये आपका क्षेत्र कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ी। ध्यान रखेंगे। अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी समझिए कि अन्नामलाई के अंदर भी अगर पूछेगा तो इलायची पिल, कार्डेमम हिल, है ना। इसके अलावा पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई अगर आपसे पूछे तो ये जो है आपका 1600 किलोमीटर इस प्रकार से फैला हुआ है, जब तक कि पूर्वी तट न लग जाए। और यहाँ पे जो तमिलनाडु के पास जो है नीलगिरी पहाड़ी में, इधर से पूर्वी भाग आता है और ये आता है, दोनों मिल जाते हैं। तो ये यहाँ से जो ये वाली लाइन थी इसको आप रिलेट कर सकते हैं नक्शा के साथ। इसके अलावा पश्चिमी घाट की नदियों में कृष्णा है जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी है, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, मौसी नहीं मूसी है ये, नहीं तो मूसी, मूसी इस प्रकार से हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे है। घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सभी जो है वेस्टर्न रीजन की नदियां हैं। इनके अलावा भारत के संविधान में डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो क्वेश्चन नहीं बताया हूँ वहीं सिर्फ बोलूंगा कि नहीं बताया हूँ, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा दोस्तों। मैं ये जानता हूँ कि इतने क्वेश्चन अगर आपको कोई बड़ा चैनल मिला के दे तो मेरे ख्याल से बैनर लगवा देंगे और एक किताब पब्लिसाइज करवाएंगे कि देखिए हमने ये बनाया था और ये आ गए एग्जाम के अंदर। हाँ भाई आते उनसे हैं, है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि आते उनसे भी हैं, लेकिन यही है कि इतने पढ़ाएंगे जैसे पूरे लुसेंट अगर आप पढ़ लो तो भाई क्या 5-10 क्वेश्चन नहीं टकराएंगे, अवश्य टकराएंगे भाई, 100% गारंटी है ना। तो ऐसा तो नहीं है मैं वो छान के देता हूँ उससे मिलती है, लेकिन अपना क्या है, अपन छोटे हैं तो ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, है ना भैया। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद इनके हैं। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायत की गठन की जो है प्रावधान की बात करी गई है सिर्फ। बाद बाकी ग्राम पंचायत की जो विस्तृत जानकारी मिलेगी वो आपको आर्टिकल 243 में मिलेगी। ग्राम पंचायत और नगर पालिका ये दोनों को जानकारी मिलेगी आपको 243, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट हैं, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि ग्राम पंचायत से जो है आपका भाग 9 संबंधित है और अनुसूची जो है ये आपका 11
भारत संबंधित है, तो ये दोनों बात ध्यान रहेगी, रखना ही पड़ेगा। बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, ये सभी पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती की जो है सिफारिश किए थे आपका बलवंत मेहता समिति। मैंने बताया था कि भाई ग्राम स्तर पे क्या होता है, जिला स्तर पे और प्रखंड स्तर पे क्या होता है त्रिस्तरीय व्यवस्था में, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। चलते हैं आगे। अच्छा, पंचायत की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 44 इसी डीपीएसपी में आ जाता है, सिविल नागरिक सहायता, एक ऐसा इंडिया का स्टेट जो हर हमेशा इसको एक्टिव रखता है, आर्टिकल गोवा को है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, इसी के एक पार्ट में गो हत्या निषेध बताया गया, या फिर कोई भी दुधारू मवेशी जिनकी हत्या करना पाप होगा। इनके अलावा अनुच्छेद 50 ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलगाव या पृथक्करण बताते हैं। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कहते हैं। अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य की बात कहते हैं, जो 1976 में ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे उस समय 10 प्रकार के, लेकिन वर्तमान में 11 प्रकार के, जो 11वां आया वो 2002 में आया, वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आया। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना, ये शिक्षा से संबंधित है, और ये मौलिक अधिकार भी उसी समय बना था, जो 2010 से इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, इस जिसपे मैंने कल चर्च किया था कि कब से इफेक्टिव हुआ था। दोस्तों, ये 57 वीडियो की जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको अगर ऐड होना है, वीडियो तो फ्री है, वीडियो तो आपका जो है फ्री है, तो वीडियो तो आप देखते ही होंगे। अब मेरे ख्याल से ये 25 रुपया खर्च करके आपको पीडीएफ भी पढ़ना चाहिए इसके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। भाई 25 रुपया अगर अभी आप खर्च कर देते हो, तो मेरे ख्याल से उस समय आप इसकी फायदा 25,000 से भी ज्यादा लगा सकते हो। ठीक है, अगर जिसके पास नहीं है, जिसके पास कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे बताए, मैं हमेशा खड़ा हूँ भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है ये 25 रुपया मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। अगर पैसा कमाने के लिए तो मैं 25 रुपया ही क्यों रखता, आप बताइए, है ना। तो भाई ये ऐसी नहीं है, जिसको बहुत मतलब तकलीफ है, जो वास्तव में नहीं पे कर सकता, वो मुझे बताएं, मैं करूंगा कुछ ना कुछ, है ना। आयरलैंड, ये राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, ये आपका जो है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा में 238 तो चुनाव से, और 12 जो है मनोनयन से आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये बात आप भी जानते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न आया है। ये मैं 100% नहीं कहूंगा कि ये प्रश्न आया था, लेकिन मुझे ऐसा क्वेश्चन भी मिले हैं कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। तो भाई वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, नेटबॉल में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, है ना। तो ये सब जो कुछ खिलाड़ी है, पोलो में 4 होते हैं, है ना, टेनिस में 1 या 2 होते हैं, क्योंकि सिंगल डबल दोनों होते हैं, है ना। तो भाई ये सब कुछ खिलाड़ी का नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने वॉलीबॉल में जो लेंथ होती है, मैंने कल बता ही रखा था कि ऐसे होती है, ऐसे नेट लगी रहती है, इधर भी 6 खिलाड़ी रहते हैं, इधर भी 6 खिलाड़ी रहते हैं, और ये कितने दूरी पे होती है, और इसकी डायामीटर क्या होती है। तो बार बार एक ही चीज ठीक नहीं बताना। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के काल में लगाए गए, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में लगाया गया था भाई जवाहर रोजगार योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, जिसको 5 ईयर प्लान में थोड़ा भी तकलीफ हो, जिसको आर्टिकल में थोड़ा भी तकलीफ हो, जिसको शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस में थोड़ा भी तकलीफ हो, ये सभी आप जाके विजिट कर सकते हैं जी। जिसको हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आता हो, ये सभी के सभी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में पहले ही मास्टर टैब से बना है, ज्यादा देर का नहीं, सभी जो है 1 घंटा से कम का ही है, 30 मिनट 35 मिनट, उतने में ही आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, और करके आओगे तो सही करके आओगे। ठीक, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है, ये आपके जो अवधि रहा था इसका 85 से 1999 रहा था, और ये 89 में होता है, तो बीच में आ गया, तो यही आंसर हो गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न और ऊर्जा दोनों पर बल दिया गया था। पंचवर्षीय योजना पहला जो था 1951 से 56 हैराट डोमर के मॉडल और कृषि पर है, दूसरा पीसी महालोबिस मॉडल पे, तीसरा चक्रवर्ती के मॉडल पे, है ना। इस प्रकार से जो है पंचवर्षीय योजना। चौथा में क्या कुछ काम हुआ, तो चौथा में भाई बांग्लादेश के मामले पे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसरो की स्थापना हुई, चौथा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये सब कुछ काम जो इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि बस्तर है ना, बस्तर, ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है, जिला है जी बस्तर। हमारी अधूरी कहानी वाला आपने पिक्चर जरूर देखा होगा, हमारी अधूरी कहानी जरूर देखे होंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि इसके गाने इतने अच्छे हैं, हमारी अधूरी कहानी, है ना। तो ये वाला जो पिक्चर है, इसमें बस्तर जिला को जो है इसमें काफी चर्च किया गया है ना। ये भी नक्सलाइट वाला पार्ट वो आ जाता है उधर, तो इनको दिखाया गया वहां पे। तो बस्तर महोत्सव जो है ये 10 दिनों तक चलती है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ में है आपका बस्तर महोत्सव। देखिए मैंने आज ही आपको बताया था, सिरपुर महोत्सव ये भी छत्तीसगढ़ में होता है, और राउत नाचा महोत्सव ये भी छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन इत्तेफाक बस्तर पूछा
पूछा गया, तो इसे क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बस्तर जिला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, तो आपको मार देना है सिंपली। और आज मैंने बताया था भाई, खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, नाम के ऊपर है, माजुली महोत्सव असम में मनाए जाते हैं, तो ये सब कुछ ध्यान रखेंगे। पंडवानी, कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सुआ, कर्मा, सैला छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोक नृत्य और त्योहारों में से। पंडवानी के प्रथम मतलब सबसे फेमस गायिका कौन है, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह 6 का तत्व है, इस प्रकार से भी प्रश्न देखने को मिला। पीरियोडिक टेबल, अच्छा एक बच्ची ने कोई कमेंट किया है पीरियोडिक टेबल, मेरे ख्याल से नीता नाम है उनका, पीरियोडिक टेबल पे जो है वीडियो बनाइए। तो पीरियोडिक टेबल पे वीडियो पहले से ही बना है, आप जाके विजिट कीजिए चैनल के पेज पे, देखिए पीरियोडिक टेबल से वीडियो जो है हमारे ख्याल से 9-10 महीने पहले बना दिया था, और बहुत अच्छा, बहुत ही सोच समझ के बनाया था। आप देखेंगे अवश्य ही फायदा मिलेगी, आप जाके देखिए, अच्छा समझ जो है डेवलप हो जाएगी। समूह 6 का तत्व कौन सा है, तो क्रोमियम, टंगस्टन, ETC जो है ये आपका समूह 6 का तत्व है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए राजस्थान में टंगस्टन का भी मिलता है, राजस्थान में एक देगाना करके जगह है, यहाँ पे टंगस्टन भी मिलता है, तो अगर आप खेतरी ही खाली जानते हैं तो देगाना भी ऐड कर लीजिए। राजस्थान में टंगस्टन मिलता है, यहाँ पे भारत की एकमात्र जगह है। जैसे जादूगोरा को आप जानते हैं, मतलब किसके लिए, यूरेनियम के लिए, झारखंड में है ना। इसी प्रकार से खेतरी तांबा के लिए राजस्थान में है, कोलार कर्नाटक में सोना के लिए, उसी प्रकार से एक और ऐड कर लीजिए खेतरी, है ना। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह आवर्त सारणी की विस्तृत व्याख्या तो मैंने अभी कर ही लिया शॉर्ट में। वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया, ये भी क्वेश्चन आया था शायद, तो ये आपका जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए जो है 2023 में होगा, 2022 वाला दिया गया है, राइट। तो ये दिया गया है शरद कमल को, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसकी स्टार्टिंग हुआ था 1991 में। 1992 में प्रथम पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद साहब को दिया गया था, और प्रथम महिला जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त की, जो मैं कल पढ़ाया हूं आपके प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में, ये 1999 में कर्नो मलेश्वरी को दिया गया था वेट लिफ्टिंग के अंदर। और कर्नो मलेश्वरी की इतनी अच्छी किस्मत, वो बोलते हैं जिसके घर भरे हो तो भगवान और भी देते हैं। तो पहले तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ले लिया 1999 में, हालांकि वो अपनी मेहनत से लिया है भाई, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो जो विधाता के हिसाब से देखिएगा तो अगर मिलने लगता है तो बहुत मिलता है। तो फिर ये 2000 ईस्वी में सिडनी में जो है ओलंपिक के अंदर भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतकर प्रथम महिला पदक जीतने वाले भी महिला बनी। तो एक तो यहाँ कीर्तिमान, फिर से कीर्तिमान। इसके अलावा इनका पुराना नाम तो समझ ही गए, इसका नाम हाल में ही चेंज किया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड किस योजना को कहा जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। क्यों कहा जाता है, मैंने बताया है कि उस समय जो है भारत में वायसराय के अलावा एक सचिव का पोस्ट हुआ करता था, जो इंपोर्टेंट होता था। जैसे वायसराय उस समय का मान लीजिए प्रधानमंत्री है ना, और सचिव क्या होता था उस समय की, प्रेसिडेंट है, ठीक है। मतलब पावर तो है, लेकिन यूटिलाइज जो है वो वायसराय करेगा, तो 2 आदमी होता था। तो मोंटेग्यू जो है उसमें सचिव था, और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड नाम हुआ। उसी प्रकार से मोर्ले मिंटो, तो मोर्ले सचिव और मिंटो तो आपका मतलब वायसराय कहिए, गवर्नर कहिए, जो भी कहिए। तो भारत सरकार अधिनियम को जो है आपका मोर्ले मिंटो, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहते हैं, और 1909 को मोर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मोर्ले मिंटो, है ना, पिंटो। 1909 में सर्वप्रथम देश में सांप्रदायिक चुनाव जो है ये मोर्ले मिंटो से आया। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहाँ राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था की, मतलब द्विसदनात्मक समझते हैं भाई, जो आज जो बाइकैमरल स्टेट है 6, जैसे बिहार, कर्नाटक, मध्य और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एक और कौन छूट गया भाई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये जो 6 स्टेट है वो बाइकैमरल है, बाइकैमरल मतलब विधान परिषद भी है वहां पे। तो ये जो देन है सबसे पहले कहाँ से आया, तो 1919 के अधिनियम से आया। इसके अलावा अनुच्छेद 323 शायद पूछा है, तो अनुच्छेद 323 जो है ना, ये आपका जो है सिविल सर्विस के तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। शायद यहाँ सिविल सर्विस के तरफ तो 315 है जी, 321 भी उधर ही से होगा, है ना। तो देखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन क्या था, एक बच्चे 321 में बता रहे थे, एक बच्चे 323 बता रहे थे, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नरेंद्र मोदी को कोई चीज लॉन्च करने से जो है एक क्वेश्चन आया था, अब ये क्या लॉन्च कर रहे हैं भाई, पहले को जो मोटे मोटे चीज लॉन्चिंग वाला है तो बता चुके हैं, तो बताइएगा कि ये भी क्वेश्चन क्या था। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बाद में के सभी सही थे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में कंबाइंड शिफ्ट वाले में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट का वीडियो आज जो है 9 साढ़े 9 बजे तक मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें अगर अच्छा लग गया हो तो।